टीएससी ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही है चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 1 की और भी जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके सामने मैं ला रहा हूँ और आई होप कि आप नोट्स बना के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आने वाले समय में ये सारी वीडियोज़ आपको बहुत हेल्प करेंगी रिवीजन के लिए और बहुत ही जो चुने हुए प्रश्न हैं जो परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं उनका एक संकलन तैयार किया गया है आपके लिए। और आइए शुरू करते हैं इसके आगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पौधे में असंजरण यानी एपोमिक्सिस की खोज की थी तो किसने की थी? तो याद रखिएगा हैंस विंकलर ने। हैंस विंकलर को असंजरण यानी एपोमिक्सिस का खोजकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संतरे में बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रियोनी की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा वही आदमी है यानी वही वैज्ञानिक हैं जो 1674 में सजीव कोशिका के खोजकर्ता माने जाते हैं यानी एंटोनी वॉन लीवनहॉक। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा लीवनहॉक ने। ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2017 में पूछा भी गया था। नेक्स्ट है कि बीजांड का वह भाग जहाँ से बीजांड व्रंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा नाभिका यानी हाइलम से। नाभिका, ये आप अपने चैप्टर की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जब आप चित्र को देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि नाभिका हाइलम से जो है वो बीजांड व्रंत जुड़ा होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नाभिका यानी हाइलम से जो हमारा बीजांड व्रंत है वो जुड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, द्विनिषेचन का तात्पर्य है। द्विनिषेचन से क्या मतलब है बताना चाहते हैं? तो दो नर युग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन या एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन, और ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सीधी बात है कि हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा कि ऐसा नहीं है, सी भी नहीं और डी भी नहीं। तो हमारा बचा हुआ है कि एक नर युग्मक का अंड कोशिका से। याद रखिएगा जब जनन कोशिका परागनलिका के द्वारा अपने नर युग्मकों को बीजांड में प्रवेश करवाती है तो वहाँ पर जो पहला नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका से संलयन करता है तथा जो दूसरा होता है वो द्वितीय केंद्रकों से गिरता है। इसी प्रक्रिया को, इसी पूरी प्रोसेस को हम द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो द्विनिषेचन का तात्पर्य ये हो गया, हमारा आंसर बी हो गया, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन होना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जो जनक हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। यूपी बोर्ड में जो भारत के परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब इस प्रश्न का आना लाजमी है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है राम उदार, दूसरा है BN प्रसाद, तीसरा है PN मेहरा और चौथा है P महेश्वरी। तो सीधी बात है, आपको याद रखना है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जब भी भ्रूण विज्ञान के जनक पूछे जाएँ तो हमारे P महेश्वरी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये सन 2017 और 19 में लगातार पूछा भी गया। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है कि परागनलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है? तो परागनलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश जो है उसको हम क्या कहते हैं? मीसोगैमी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें निभागी युग्मन दिया हुआ है, अंड द्वारी प्रवेश दिया हुआ है, A B दोनों यानी इन दोनों की बात की जा रही है और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मीसोगैमी, और वो इसमें है नहीं तो इसमें हम नोटा यानी नन ऑफ दी एबव पे टिक कर देंगे। तो लिखा हुआ है परागनली, नीचे नोट पे लिखा हुआ है कि परागनलिका का अध्यावरण को भेद कर यानी परागनलिकाओं के द्वारा जो बीजांड के ऊपर अध्यावरण चढ़ा हुआ है उसको भेद कर बीजांड यानी ओव्यूल में प्रवेश करना जो है मध्य प्रवेश या मीसोगैमी कहलाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 14 है तो उसके नर युग्मक, द्वितीयक केंद्रक और भ्रूणपोष में संख्या कितनी होगी? तो इसको ऐसे समझेंगे कि जो नर युग्मक होता है वो अगुणित यानी n माना जाता है। ठीक है, और जो द्वितीयक केंद्रक है उसको हम क्या मानते हैं? उसको हम 2n मानते हैं, और जो हमारा भ्रूणपोष है उसको हम क्या मानते हैं? 3n। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी क्वालिटीज़ को बताया गया है। तो नर युग्मक n है, द्वितीयक केंद्रक 2n है और भ्रूणपोष 3n है। तो इसमें जो दिया गया है कि अगर आप क्वेश्चन को फिर से देखें तो लिखा हुआ यदि किसी पौधे की पत्तियों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 14 है, तो गुणसूत्रों की संख्या 14 है तो गुणसूत्र जो होते हैं वो हमेशा आपको पता होगा पेयर्स में होते हैं। अब पत्ती पेयर्स में होता है तो कोई बाज्य हम 2a मान लेते हैं, वो पेयर है 14। तो अगर हमें a की संख्या निकालनी हो, अगर आपको a की संख्या निकालनी हो तो 14/2 कर देंगे
और हमें ए यानी गुणसूत्र का एक पेयर पता चल जाएगा कि वो 7 का है। तो सीधी बात है, अगर वो नरयुग्मक है तो वो 7 का रहा, ठीक है। यदि वो द्वितीयक केंद्रक है तो 2n कर देंगे, तो 7 × 2 हमारा 14 हो जाएगा। और भ्रूणपोष की बात आएगी तो 3n कर देंगे, तो 3 × 7 ये कितना हो जाएगा 21। तो हमारा जो सीरीज़ बनेगी वो 7, 14 और 21 की बनेगी। अगर ऐसा कोई ऑप्शन में मिल जाता है तो हम उसको टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ही आपका जो ऑप्शन है 7, 14 और 21 का है, तो उसको हम टिक कर देंगे, बाकी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सीधी बात है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि n, 2n और 3n वाला, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि नारियल के रेशे उत्पन्न करने वाला भाग है, तो नारियल के रेशे उत्पन्न करने वाला भाग है बाह्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, मध्य फल भित्ति या तना तथा पत्ती। तो याद रखिएगा मध्य फल भित्ति जो होती है इसको हम केंद्रीय कोशिका कहते हैं, वो चेंज हो जाती है फल भित्तियों में, इसलिए मध्य फल भित्ति को इसका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला, साल्विया। साल्विया में परागकण होता है, तो जब हम परागण यानी पॉलिनेशन की प्रक्रियाओं को पढ़ते हैं तो उसके कई प्रकार हैं। कीट द्वारा परागण है, वायु द्वारा परागण है, जल द्वारा परागण है, इसमें अधोजल और अधिजल परागण होता है। तो कई सारे इसके जो है प्रकार है, उसमें पूछा जा रहा है कि जो साल्विया है उसका परागण वो कैसे होता है। तो याद रखिएगा जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो सीधी बात है कि कीट द्वारा होता है साल्विया का। जब भी कीट वाला हम पॉलिनेशन पढ़ते हैं तो इंसेक्ट्स का जब पॉलिनेशन पढ़ा जाता है तो इंसेक्ट में साल्विया भी आता है। तो कीट द्वारा जो परागण है वो साल्विया पौधे में पाया जाता है, तो साल्विया में परागण जो है वो कीट द्वारा होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इंसेक्टों के द्वारा पॉलिनेशन में साल्विया को मुख्य माना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 10 पे देखिए, मक्का में परागण होता है। तो देखिए मक्का है, गेहूं है, ठीक है, ये सब जो ऊपरी भूमि के ऊपर वाले जितने भी पादप हैं उनमें ध्यान देना पड़ता है कि वायु द्वारा परागण को ज़्यादा संभव माना जाता है। जंतु द्वारा, जल द्वारा, देखिए जंतु द्वारा या कीट द्वारा है, इसमें किसी भी पादप की जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे मकरंद युक्त होना, उसका पराग पूर्ण होना, उसका चटक रंगदार होना, कहने मतलब रंगीन, बहुत चटक रंगीन होना, तो ये सारी चीज़ें कीटों को, जंतुओं को जो है प्रभावित करती हैं, उनको आकर्षित करती हैं, तो उनमें इस तरीके से परागण माना जाता है। लेकिन चूँकि मक्का है और बाकी जो वायु परागित पुष्प हैं, तो उनमें उदाहरण है मक्का का, तो मक्का में परागण जो होता है वो वायु द्वारा होता है, जंतु द्वारा, जल द्वारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वायु द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो याद रखिएगा एमएमसी जो होता है, यानी माइक्रोस्पोरो मदर सेल या मेगास्पोरो मदर सेल, ध्यान, दोनों जो एमएमसीज होती हैं मदर सेल्स वो हमेशा द्विगुणित होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या बहुगुणित, तो इसमें हमारा द्विगुणित उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक आवर्तबीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे। तो इसको यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर हम समझाना चाहें आपको, तो वो कह रहे हैं कि एक आवर्तबीजी जो एंजियोस्पर्म का पौधा है, पादप है, उसमें जो 400 परागकण हैं, ठीक है, 400 परागकणों का उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। तो सबसे पहली बात हम यही चीज़ को देख लेते हैं कि इसमें 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, 4 चैम्बर्स हैं, तो ठीक है 100 में बांट लेंगे तब भी हमारा 400 हो जाएगा। नहीं तो हम अगर ऐसे देखें कि एक परागकण से, याद रखिएगा, जो एक हमारा परागकोश में जो एक अर्धसूत्री विभाजन होता है उससे 4 परागकण पैदा होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हम जब भी पहला अर्धसूत्री विभाजन यानी एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकण निकलते हैं, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, तो याद रखिए पहला जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन होगा उससे 4 परागकण निकलेंगे। तो सीधी सी बात है 100 अर्धसूत्री विभाजन से 400 निकलेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे 50 अर्धसूत्री विभाजन से गुणा 4 कर दीजिए तो 200 निकलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 200 अर्धसूत्री विभाजन से कितने निकलेंगे तो फिर इसका चौगुना हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 100 से 400, यानी 400 परागकण चाहिए तो अर्धसूत्री विभाजन कितने चाहिए, 100 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो 400, यहाँ पे देखिए 400, 100, 200 या 50, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए लिखा हुआ है कि परागकोश में एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकण उत्पन्न होते हैं, अतः 400 परागकण उत्पन्न करने के लिए 100 अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे कई बार जो है साधारण सा MCQ के रूप में छोटा मोटा न्यूमेरिकल बायो में बन जाता है, ठीक है। सीधी बात है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसका उत्तर दे ही पाएंगे, आसानी से दे पाएंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। द्विनिषेचन की क्रिया होती है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13वां, द्विनिषेचन की क्रिया जो होती है वो किसमें होती है। तो यूपी बोर्ड 2008, 14 और 18 लगातार इन सालों में आया हुआ है, तो हमारे लिए इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में, अनावर्त बीजी पौधों में, आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म्स में। तो सीधी बात है पूरा लेसन ही टिका हुआ है एंजियोस्पर्म्स पे, आवर्त बीजी पौधों में, और सीधी बात है कि आवर्त बीजी पौधों में इसकी संभावना ज़्यादा है कि उसमें द्विनिषेचन की प्रक्रिया हो जाए, तो आवर्त बीजी पौधा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसमें कीट परागण पाया जाता है। तो सूरजमुखी में, अंजीर में, मक्का में या कनकौआ में। सीधी बात है, अंजीर है, मक्का है, कनकौआ है, इनमें कीट क्यों आकर्षित होगा, सोचने वाली बात है। कीट
को आकर्षित करने के लिए पौधे के अंदर कुछ तो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो परागित हो, मकरंद युक्त हो और रंगीन हो, चटक रंगीन हो, खुशबूदार हो। ये सारी चीज़ें कीटों को जो है वो अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो सूरजमुखी इसका अच्छा उदाहरण है, इसलिए कीट परागण का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है तो सूरजमुखी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आज की सीरीज़ का जो है लास्ट प्रश्न है आपके सामने रखा जा रहा है। प्रश्न नंबर 15 है कि परागकण में होते हैं, परागकण में क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, परागकण में होते हैं कि एक जनन कोशिका, एक नलिका कोशिका, द्विवर्धी कोशिकाएं या एक जनन कोशिका, एक नलिका कोशिका व एक नर युग्मक या 3 नर युग्मक। तो सीधी बात है कि 3 नर युग्मक इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा काय कोशिका से ऊपर जो विभाजन होता है वर्तिकाग्र पर, तो विभाजन के समय जो हमारी परागकण की जो कोशिकाएं हैं वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है, काय कोशिका और दूसरी जनन कोशिका में। तो जनन कोशिका में 2 नर युग्मक पहले से मौजूद होते हैं, काय कोशिका का 1 प्लस हो जाता है, तो इसमें 3 नर युग्मकों की संभावना बढ़ जाती है और 3 नर युग्मक परागकण में होते हैं। इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये MCQs की आज की जो श्रृंखला है, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में इसको फास्ट रिवीजन करने के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आशा करता हूँ कि आप इन सब के नोट्स बना रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। और अगली सीरीज़ में फिर मिलता हूँ आपको एक नई प्रश्न श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।